हेलो एवरीवन। तो आज से हमारी सेमेस्टर नंबर 1 की क्लासेस स्टार्ट होने जा रही हैं और सबसे पहले हम पेपर अपना स्टार्ट करें ऑप्टिक्स और हम ऑप्टिक्स पढ़ाएंगे आपको। और आज हम सबसे पहले लखनऊ विश्वविद्यालय का जो आपको सिलेबस है वो हम डिस्कस करते हैं कि सिलेबस में लखनऊ विश्वविद्यालय ने आपको क्या क्या दे रखा है और क्या पढ़ना है। ये यूजी ऑर्डिनेंस 2023 के अकॉर्डिंग सिलेबस है। ठीक है, तो हम आपको एक एक करके बताते हैं किस यूनिट में कितना आपको पढ़ना है। ठीक है, चलो देखो, पहली यूनिट जो आपकी स्टार्ट होती है वो होती है आपकी, एक सेकंड रुकिएगा, इसको हम सेट कर दे थोड़ा सा। हाँ देखो, जो पहली यूनिट है आपकी भाई मेरे, पहली यूनिट में आपको पढ़ना है इंटरफेरेंस के बारे में। किसको पढ़ना है? आपको इंटरफेरेंस क्या होता है ये पढ़ना है। और इसके अंदर जो आपके टॉपिक्स हैं वो आपको दिख रहे होंगे। एक दिन इसको मैं सही कर दूं। हम्म हम्म, ठीक है। अब देखो, इसके अंदर जो टॉपिक है वो आपका सबसे पहला टॉपिक है, वो पढ़ना है आपको सुपर पोजिशन ऑफ लाइट वेव्स। ठीक है, इसके अंदर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर ऑफ लाइट, तो जाहिर सी बात है वेव थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे आप। और वहां पे पढ़ना है आपको सुपर इम्पोजिशन ऑफ लाइट वेव्स क्या होता है, जिसके अंदर आपका आता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्या पढ़ना है? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। यहां से हमारा पहला टॉपिक सिलेबस का स्टार्ट होता है। उसके बाद आपको कोहेरेंस पढ़ना है कि कोहेरेंस क्या होता है। उसके भी दो पार्ट होते हैं, कोहेरेंस दो प्रकार के होते हैं, जो कि होता है आपके स्पेशल कोहेरेंस और टेम्पोरल कोहेरेंस, ये दोनों पढ़ना है आपको। उसके बाद आपको इंटरफेरेंस की बेसिक डेफिनेशन समझनी है। उसके अलावा आपको समझना है इंटरफेरेंस के दो प्रकार से होते हैं, डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट से। उसके अलावा आपको फिर समझ मतलब आपको यहां से कंटिन्यू करना है, मतलब दो प्रकार के होते हैं, लेकिन उसमें आपको सिर्फ पढ़ना है डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट वाला, जिसमें आपको पढ़ना है यंग डबल स्लिट्स एक्सपेरिमेंट, मतलब YDSE पढ़ना है, जो आप 12th क्लास में भी पढ़ के आए होंगे वेव थ्योरी के अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद पढ़ना है फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म, लिलॉयड्स मिरर। डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड के अंदर दो तरीके के होते हैं। देखो, इंटरफेरेंस आपको एक डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट, जिसके अंदर आपको पढ़ना है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म और लिलॉयड्स मिरर। और दूसरे तरीके का इंटरफेरेंस का टाइप होता है वो है आपका डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड, जिसके अंदर आपको पढ़ना है थिन फिल्म्स में इंटरफेरेंस, वेज थिन। और इसके अंदर भी दो पढ़ना है आपको, एक तो थिन फिल्म्स का इंटरफेरेंस पढ़ना है, उसके अंदर आपको पढ़ना है वेज शेप थिन फिल्म्स का इंटरफेरेंस भी पढ़ना है आपको। उसके बाद आपको पढ़ना है न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट पढ़ना है कि न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट क्या होता है, और उसके एप्लीकेशंस आपको 3 से 4 एप्लीकेशंस आपको न्यूटन्स रिंग के पढ़ने हैं पहले यूनिट के अंदर। इंटरफेरो दूसरा पार्ट इसका, देखो ये पार्ट 1 है आपका, ये पार्ट 1 है सिलेबस का यूनिट 1 का। ठीक है, इसके बाद जो पार्ट 2 में यूनिट 2 में आप यूनिट 1 में आपको दे रखा है, दैट इज वो दे रखा है माइकलसन इंटरफेरोमीटर। और उसके बाद उसके जो 3 से 4 एप्लीकेशन है वो दे रखे हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ फ्रिंजेस, ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ डिफरेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड विजिबिलिटी ऑफ फ्रिंजेस। उसके बाद लास्ट आपको जो टॉपिक पढ़ना है दैट इज फेवरी पेरेट इंटरफेरोमीटर। तो ये टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। इंटर दो तरीके के इंटरफेरोमीटर पढ़ने हैं आपको पार्ट 2 के अंदर, दैट इज आपका एक तो माइकलसन का पढ़ना है, माइकलसन इंटरफेरोमीटर पढ़ना है आपको, माइकलसन इंटरफेरोमीटर पढ़ना है। और दूसरा क्या पढ़ना है आपको? दूसरा आपको पढ़ना है आपका फेवरी पेरेट फेवरी पेरेट इंटरफेरोमीटर। ये आपको यूनिट 1 में पढ़ना है। ठीक है मेरे भाई, अब चलते बात करते हैं यूनिट नंबर 2 की। तो यूनिट नंबर जो 2 है हमारी, वो है आपकी डाइफ्रैक्शन की। किसकी? डाइफ्रैक्शन, मतलब डिफ्रैक्शन जो लोग कुछ लोग पढ़ते हैं। तो डिफ्रैक्शन की हमारी जो यूनिट नंबर 2 है, जिसके अंदर आपको पढ़ना है फ्रेजनल्स हाफ पीरियड जोन, यहां से स्टार्ट होगा टॉपिक 1। फिर उसके बाद जोन प्लेट थ्योरी पढ़नी है आपको। फिर डाइफ्रैक्शन एट स्ट्रेट एज एंड नैरो वायर पढ़ना है, मतलब फ्रोनोफर डायरेक्शन फ्रोनोफर डिफ्रैक्शन पढ़ना है। और उसमें भी दो पढ़ना है आपको, एक सिंगल स्लिट के लिए और एक डबल स्लिट के लिए। उसके बाद डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग पढ़नी है आपको, और प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम मिनिमा इसके अंदर आ जाता है। मतलब बेसिकली इसको आपको 3 से 4 टॉपिक पढ़ना है। तो फ्रेजनल हाफ पीरियड जोन पढ़ना है, ठीक है, सिंगल स्लिट के लिए। उसके बाद आपको पढ़ना है डाइफ्रैक्शन, ठीक है, और फ्रोनोफर डाइफ्रैक्शन पढ़ना है, जिसके अंदर सिंगल स्लिट और डबल स्लिट दोनों के लिए पढ़ना है आपको। फिर जोन थ्योरी भी पढ़नी है आपको, और लास्ट का टॉपिक आपका डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग होती है, वो पढ़ना है। ठीक है, तो ये यूनिट 2 की बात होगी। अब यूनिट 3 हमारी है पोलराइजेशन की। पोलराइजेशन यूनिट 3 में जब आप आओगे तो यूनिट 3 बेटा आपकी है पोलराइजेशन की। पोलराइजेशन के अंदर आपको रिजॉल्विंग पावर से स्टार्ट होगा। रेलिक्स क्राइटेरिया क्या था रिजॉल्विंग पावर को लेके। फिर आपको रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप निकालना है, ग्रेटिंग, ठीक है। फिर आपको कुछ लॉज पढ़ने हैं, जैसे ब्रूस्टर लॉ हो गया, लॉ ऑफ मालुस हो गया, ठीक है। उसके बाद आपको पढ़ना है ये निकोल प्रिज्म के बाद पढ़ना है, और रिटार्डेशन प्लेट्स और बेविनेट कंपेंसेटर इसके बाद पढ़ना है आपको। तो यूनिट नंबर 4 है, दैट इज वो आपकी पोलराइजिंग डिवाइसेस। पोलराइजिंग डिवाइसेस वो है, ठीक है। पोलराइजिंग डिवाइसेस आपको पढ़ना है। जैसे आपको पढ़ना है आपका स्पेसिफिक रोटेशन क्या होता है, हाफ सेट पोलारीमीटर क्या होता है, बाइक्वार्ट्स पोलारीमीटर क्या होता है। दो तरीके के पोलारीमीटर आपको पढ़ना है, हाफ सेट और बाइक्वार्ट्स पोलारीमीटर के बारे में पढ़ना है। फिर जोन्स मैट्रिक्स पढ़ेंगे आप, और आपके पास यहां तक आते आते जोन्स मैट्रिक्स से 2 से 3 मतलब पार्ट है, वो पढ़ के आपका ये सिलेबस ऑप्टिक्स का खत्म हो जाता है। और ये ही लखनऊ यूनिवर्सिटी का सिलेबस है।
ठीक है, तो आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो यूनिट नंबर 1 से ही स्टार्ट करेंगे। तो ये मैं रफ कर दे रहा हूँ और ये पीपीटी आपको मिल जाया करेगी आपके टेलीग्राम ग्रुप पे और व्हाट्सएप ग्रुप पे, जहां आपको भेजा जाता है। ठीक है, तो ये मैंने आपका बेसिक सिलेबस इंट्रोडक्शन क्लास है ये। तो मैंने बेसिक सिलेबस आपको डिस्कस कर दिया है कि लखनऊ यूनिवर्सिटी का बेसिक सिलेबस क्या है ऑप्टिक्स का। ठीक है, अब चलते हैं, अब आज से हम लोग हेडिंग लगाते हैं और हेडिंग लगा के हम अपना यूनिट नंबर 1 स्टार्ट करते हैं ऑप्टिक्स के अंदर। ऑप्टिक्स के अंदर हम बेटा आपका स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 1। और यूनिट नंबर 1 आप लोग हेडिंग भी लगा सकते हैं चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4। एक तरीके से ऐसे भी पढ़ेंगे हम यूनिट वाइज को 4 चैप्टर में तोड़ के ही पढ़ेंगे। यूनिट 1 पूरा एक साथ पढ़ेंगे, कोई चैप्टर वाइज इसको नहीं तोड़ेंगे। तो यूनिट 1 में बेसिकली हम 2 चैप्टर में, देखो एक काम करते हैं, चलो आपकी सहूलियत के लिए हम इस यूनिट को 2 चैप्टर्स में स्प्लिट कर ले रहे हैं। ठीक है, चलो 2 चैप्टर में स्प्लिट कर ले रहे हैं, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में। ठीक है, आपकी सहूलियत के हिसाब से हम इसको 2 चैप्टर्स में स्प्लिट कर ले रहे हैं। पहले चैप्टर में हम पढ़ेंगे आपका बेसिक जो इंटरफेरेंस फिनोमेना है वो पढ़ेंगे, इंटरफेरेंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इंटरफेरेंस पढ़ेंगे। और दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे इंटरफेरोमीटर्स के बारे में, इंटरफेरोमीटर्स के बारे में हम पढ़ लेंगे। ठीक है, हम ऐसे सिलेबस को स्प्लिट कर ले रहे हैं। वैसे तो यूनिट 1 साथ ही में सब पढ़ाते हो, साथ ही में कंप्लीट होगी दोनों, पर हम चैप्टर वाइज आपके लिए स्प्लिट कर ले रहे हैं जिससे आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। हम साथ के साथ बताते भी जाएंगे कि कौन से क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है और कौन से क्वेश्चन लखनऊ विश्वविद्यालय आपके इस बार एग्जामिनेशन में पूछ सकता है। तो हम सबसे पहले यूनिट 1 स्टार्ट कर रहे हो, दैट इज इसका नाम है इंटरफेरेंस। ठीक है, ये इसका नाम है इंटरफेरेंस है और इंटरफेरेंस के अंदर आपको चैप्टर 1 से स्टार्ट कर ले रहे हैं। ठीक है, चैप्टर 1 से स्टार्ट कर ले रहे हैं यहाँ से। ठीक है, चैप्टर 1 से हम स्टार्ट कर ले रहे हैं। चैप्टर 2 इंटरफेरेंस, इंटरफेरोमीटर्स हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, चलो अब चैप्टर 1 लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, इंटरफेरेंस ही पढ़ लेते हैं चैप्टर 1 आपका। और चैप्टर 1 है इंटरफेरेंस, क्या होता है ये पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले इंटरफेरेंस के अंदर आपको जो चैप्टर 1 है उसके अंदर आप सबसे पहले आपको एक बेसिक डेफिनेशन पढ़नी है। बेसिक डेफिनेशन पढ़ने, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स पढ़ना, और ये आपने 12th क्लास में भी पढ़ा होगा। तो सबसे पहले आपको हेडिंग लगानी है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स। 2 वेव्स का प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आपको पढ़ना है। ठीक है, जरूरी नहीं 2 या 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। देखो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का मतलब क्या होता है, देखो सुपरपोजिशन का सीधा सीधा मतलब यही है कि 2 वेव्स एक साथ कहीं ट्रेवल कर रही होंगी किसी मीडियम में। ठीक है, और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, सुपर का मतलब एक तरीके से ये है कि जितनी भी वेव्स मान लीजिए आपकी ट्रेवल कर रही हैं, ठीक है, साइमल्टेनियसली मान ली कई सारी वेव, 2 या 2 से ज्यादा वेव साइमल्टेनियसली किसी मीडियम में मूव कर रही हैं, तो ये देखा गया कि इनका जो नेट डिस्प्लेसमेंट होता है वो अलजेब्रिक सम होता है इन सभी वेव्स का। ठीक है, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे। क्या कहने का मतलब है भैया, कहने का मतलब है मान लिया हमारे पास कई सारी तरंगें हैं, कई सारी वेव्स हैं जो कि किसी मीडियम में ट्रेवल कर रही है साइमल्टेनियसली। तो ये देखा गया कि इन जो तरंगे हैं, ये जो वेव्स हैं, इनका जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा वो होता है आपका अलजेब्रिक सम। हर एक वेव का अलजेब्रिक सम होता है किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, देखो सुपर का मतलब ही है कि मतलब सम हो गया। ठीक है, जैसे हम फोर्सेस को सम करते थे, याद है, F1, F2, F3। ठीक है, वेक्टर लेते थे, कोई दिक्कत नहीं है, वेक्टर लेके कर सकते हैं, नॉर्मल अगर लोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, बिना वेक्टर के भी कर सकते हैं। तो इनका सब क्या होता था, एफ नेट एफ निकलता था, वो क्या निकलता था, F1, F2, F3 अप टू Fn, यही निकलता था। बस यही कॉन्सेप्ट इसी में प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव कहता है कि जब 2 या 2 से ज्यादा तरंगें, मतलब जब 2 या 2 से ज्यादा वेव्स आपकी ट्रेवल कर रही होती किसी मीडियम में, मतलब 2 या 2 से ज्यादा वेव आपकी किसी मीडियम में जब आपकी ट्रेवल कर रही होती है, तो जो उनका नेट डिस्प्लेसमेंट होता है वो आपका अलजेब्रिक सम होता है जितनी भी वेव्स आपकी ट्रेवल कर रही हैं किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में। तो हमने क्या कहता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव आपका कहता है कि मान लिया भैया हमने 2 या 2 से ज्यादा वेव्स हमारी किसी मीडियम में ट्रेवल कर रही हैं साइमल्टेनियसली, तो उनका जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा वो अलजेब्रिक सम होगा आपका, वो जिनका जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा वो आपका अलजेब्रिक सम होगा जितनी भी वेव्स आपकी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में उस मीडियम में मूव कर रही है। तो इसी चीज को हम अपनी डेफिनेशन में लिख देते हैं। टेक्निकल डेफिनेशन आपको लिखनी है क्योंकि लखनऊ विश्वविद्यालय के एग्जामिनेशन में आप जितना अच्छा आंसर आपको रिप्रेजेंट करोगे उतने मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अगर आप कूड़ा कबाड़ा लिख के आओगे तो कोई बिल्कुल मार्क्स नहीं मिलेंगे लखनऊ विश्वविद्यालय के एग्जामिनेशन में। ठीक है, और जितने भी लोग हैं जो गाइड से पढ़ के जाते हैं, लिख के जाते हैं, उनको नंबर भी देख लीजिए, उनके उसी हिसाब से मिलते हैं। जो पर्टिकुलरली टीचर को फॉलो करते हैं, अच्छे नोट्स लिखते हैं और जो अच्छे नोट्स बनाते हैं और वो एग्जामिनेशन में रिप्रेजेंट करते हैं, उनको अच्छे मार्क्स भी मिलते हैं। तो ठीक है, तो लिखते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपर इम्पोजिशन। तो लिखोगे व्हेन 2 और मोर वेव्स, व्हेन
two or more when two or more waves travel in a medium, waves travel in a medium when two or more waves travel in a medium simultaneously in any direction in any direction in any direction it is observed that it is observed that the net displacement of waves net displacement that the net displacement of waves that the net displacement of waves at an instant is the algebraic sum due to each wave and it is known as superposition of wave and it is known as सुपरपोजिशन ऑफ वेव। यही आपका क्या होता है, सुपरपोजिशन ऑफ वेव होता है। तो पहले लिख लीजिए, दोबारा से मैं रिपीट कर दूंगा, पहले एक बार डेफिनेशन आप लिखते जाइए कि क्या पहली डेफिनेशन, सुपरपोजिशन की डेफिनेशन क्या कहती है, जब दो या दो से ज्यादा वेव ट्रेवल कर रही होती है किसी मीडियम में साइमल्टेनियसली, किसी भी दिशा में, किसी भी डायरेक्शन में, तो ये देखा गया कि उनका जो नेट डिस्प्लेसमेंट होता है वो अलजेब्रिक सम होता है हर एक वेव का, ठीक है, जो कि उस मीडियम में ट्रेवल कर रही होती है, उसी को हम कहते हैं आपका सुपरपोजिशन ऑफ वेव। ठीक है, अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है, तो लिखोगे द नेट डिस्प्लेसमेंट at an instant due to the number of waves meeting simultaneously ठीक है, meeting simultaneously at a point in a medium is the vector sum of the individual displacement due to each wave that at that point at the same time। ठीक है, समझे क्या डेफिनेशन कहना चाह रही है। देखो, सबसे पहले सुपर इम्पोजिशन की डेफिनेशन लिखी है, यहां तक जो डेफिनेशन लिखी है वो जो डेफिनेशन लिखी है यहां तक, देखो भाई मेरे, यहां तक जो डेफिनेशन लिखी है वो आपकी सुपरपोजिशन की लिखी है, ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की डेफिनेशन है। तो सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स क्या होता है, जब दो से ज्यादा वेव्स, मतलब जब दो या दो से ज्यादा तरंगे ट्रेवल कर रही होती किसी मीडियम में, मतलब किसी माध्यम में जब वो चल रही होती है तो साइमल्टेनियसली, तो ये देखा गया किसी भी दिशा में, तो ये देखा गया कि जो उनका नेट डिस्प्लेसमेंट होता है वो अलजेब्रिक सम होता है हर एक वेव के, इंडिविजुअल वेव का, उसी को हम कहते हैं आपका सुपर इम्पोजिशन ऑफ वेव। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, सुपरपोजिशन ऑफ वेव। तो जो नेट प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की डेफिनेशन कहती है कि जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम में, जब नंबर ऑफ वेव्स मीट कर रही होंगी, जब नंबर ऑफ वेव्स, कई सारी वेव्स, दो या दो से ज्यादा वेव मीट कर रही होंगी साइमल्टेनियसली किसी भी पॉइंट पे, तो उनका जो वेक्टर सम होगा, इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट होगा, उनका जो वेक्टर सम होगा हर एक वेव का उस पॉइंट पे, वही आपका क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहलाएगा। ठीक है, सीधा सीधा क्या कहने का मतलब है, जब दो या दो से ज्यादा वेव किसी मीडियम में ट्रेवल कर रही होंगी साइमल्टेनियसली किसी भी डायरेक्शन में, तो ये देखा गया कि जो अलजेब्रिक सम है उन वेव्स का, इंडिविजुअल वेव्स का, वही आपका क्या होता है, सुपरपोजिशन होता है। और कह सकते हैं कि जो नेट डिस्प्लेसमेंट होता है उन वेव्स का जो नेट डिस्प्लेसमेंट वो होता है जो पर्टिकुलरली वेव्स हैं उनका डिस्प्लेसमेंट का ही अलजेब्रिक वेक्टर सम या अलजेब्रिक सम कहते हैं, वही आपका क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव होता है। तो इसको आप पॉज करके नोट लिख लीजिए, कर लीजिए, फिर हम आपको मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन भी इसका बता देते हैं। ठीक है, पॉज करके नोट करिए इसको, हम मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन भी हम आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, लिख लिया पॉज करके नोट।
चलो अब देखो इसका मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन कैसे लिखेंगे। तो लिखोगे लेट, मान लिया y1 y2 y3 y4 अप टू सो एन yn आर द क्या ये मान लिया डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन वेव्स, आर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन वेव्स, ये एन वेव्स का हमने डिस्प्लेसमेंट मान लिया। तो देन अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ऑफ वेव क्या हो जाएगा, y बराबर क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका y1 प्लस का y2 प्लस का y3 प्लस का y4 अप टू सो 1 प्लस का yn। और यही आपका क्या कहता था, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स आपका कहता था। आप समझे क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन वेव। मान लिया कि y1 y2 y3 y4 हमारे पास कई सारे n वेव्स का डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है, वो एल्जेब्रिक सम हो जाता है। जो नेट डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या होता है, वो एल्जेब्रिक सम होता है इन सभी तरंगों के डिस्प्लेसमेंट का, इंडिविजुअल तरंगों के डिस्प्लेसमेंट का, मतलब इंडिविजुअल वेव्स के डिस्प्लेसमेंट का। तो नेट डिस्प्लेसमेंट y क्या हो गया, y1 y2 प्लस y3 प्लस y4 प्लस y अप टू yn। इसका वेक्टर भी लगाने के लिए यहाँ भी वेक्टर लगा लेना, यहाँ सब में लगा लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर ऐसे लिखोगे तो दोनों साइड वेक्टर नहीं लगाइएगा, अगर वेक्टर लिखना है तो हर एक पे आप वेक्टर लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये इसको भी आप पॉज करके नोट कर लीजिए, यही आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स है। और पहले जब एग्जामिनेशन एनईपी से पहले होता था तो उसमें शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते थे, उसमें ये कई बार पूछा है, मतलब बहुत बारी एग्जामिनेशन में पूछा गया प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, मतलब 8 से 10 बार लखनऊ विश्वविद्यालय ने पूछा था। क्यों, क्योंकि तब 2-2 नंबर के भी क्वेश्चन आते थे एनईपी से पहले, लेकिन क्योंकि आप लोग के समय में, हम लोग के समय में एनईपी लागू थी, तो ये क्वेश्चन मुश्किल चांस है कि पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी आप पूछा जाएगा तो आप लिख लेंगे कि तो इतनी आसान भाषा में हमने आपको समझा दिया है और लिखवा भी दिया है, ठीक है। तो इसको आप पॉज करके नोट कर लीजिए, ठीक है, पॉज करके नोट कर लीजिए, इसको आप पॉज करके नोट कर लीजिए, ठीक है, पॉज करके नोट कर लीजिए, ठीक है, इसको आप पॉज करके नोट कर लीजिए। ठीक है, चलें अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, वो है रिजल्टेंट इंटेंसिटी ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स। और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिजल्टेंट इंटेंसिटी ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स। तो हेडिंग डालेंगे आप लोग, रिजल्टेंट इंटेंसिटी ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स, दो वेव्स के सुपरपोजिशन का रिजल्टेंट इंटेंसिटी। अब हमको इंटेंसिटी फाइंड करनी है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी मतलब हमको कई सारी वेव्स होंगी, उनकी कुछ ना कुछ इंटेंसिटी होगी, सबका हमको एक रिजल्टेंट इंटेंसिटी फाइंड करना है, ठीक है। ठीक है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, जब दो वेव्स एक दूसरे को जब सुपर इम्पोज कर रही होंगी, मतलब मान लीजिए ये वेव है, जब दो वेव ऐसे एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर रही होंगी, ठीक है, दो वेव एक दूसरे को इस तरीके से सुपर इम्पोज कर रही होंगी, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की हेल्प से हम क्या करेंगे, उनकी रिजल्टेंट इंटेंसिटी फाइंड करेंगे, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की हेल्प से हम क्या करेंगे, उनकी रिजल्टेंट इंटेंसिटी फाइंड करेंगे। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले देखो मानेंगे हम कुछ चीज क्या कंसीडर करेंगे, ठीक है, कुछ चीज हम कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो लिखोगे लेट अस कंसीडर वी हैव टू वेव्स, मान लिया लेट अस कंसीडर वी हैव टू वेव्स। हमने क्या माना, हमारे पास दो वेव्स हैं, हमने क्या माना, हमारे पास दो वेव्स हैं, कोई भी या दो तरंगे हमारे पास हैं, हिंदी में कह सकते हैं तरंगे। हमने माना कि हमारे पास दो वेव्स हैं या दो तरंगे हैं, ठीक है। मान लेते हैं उसका विद डिस्प्लेसमेंट y1 एंड y2, विद डिस्प्लेसमेंट y1 एंड y2, और हमने माना उनका जो डिस्प्लेसमेंट है y1 और y2। पहली वेव का जो डिस्प्लेसमेंट है वो y1 माना, और दूसरी वेव का जो डिस्प्लेसमेंट है बेटा हमने क्या माना, y2 माना। तो हमने क्या कंसीडर किया, हमने कंसीडर किया हमारे पास दो वेव्स हैं जिनका डिस्प्लेसमेंट है y1 और y2। हमने क्या कंसीडर किया, हमारे पास दो वेव्स हैं जिनका डिस्प्लेसमेंट है y1 और y2। पहली वेव का डिस्प्लेसमेंट y1 है, दूसरी वेव का डिस्प्लेसमेंट आपका y2 है, ठीक है। और मान लेते हैं लेट देयर एम्पलीट्यूड बी a1 एंड a2, लेट देयर एम्पलीट्यूड बी a1 एंड a2 रेस्पेक्टिवली। अब बेटा ये एम्पलीट्यूड क्या होता है,
रिस्पेक्टिवली। हमने क्या माना, A1 और A2 आपका जो है, A1 और A2 आपका क्या है, एम्पलीट्यूड है दोनों वेव का। मान लो A1 क्या है, एम्पलीट्यूड है पहली वेव का, A2 क्या है, एम्पलीट्यूड है दूसरी वेव का। अब एम्पलीट्यूड क्या होता है, वैसे आप लोग 12th क्लास में पढ़ के आए होंगे, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ एम्पलीट्यूड क्या होता है। जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, यही आपका क्या होता है, वेव का। वेव का जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, इसी को हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। इस वेव का जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, एम्पलीट्यूड को क्या कह सकते हैं, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है। यही क्या होता है आपका, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। जो वेव का आपका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, वही आपका क्या कहलाता है, एम्पलीट्यूड कहलाता है। ठीक है, ये फिगर नहीं बनाना है आपको, वो तो हमने समझाने के लिए आपको बताया था। तो ठीक है, लिखना आपको जो जितना है वो हम आपको लिखाते चले जाएंगे। ठीक है, तो हमने माना, ठीक है, A1 और A2 उसका एम्पलीट्यूड है। तो यहां से जो इक्वेशंस होती हैं वो क्या लिख सकते हैं, तो यहां से लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ दीज वेव। क्या लिख सकते हैं, वेव की इक्वेशन कैसे लिखते थे क्लास 12 में, इक्वेशन ऑफ दीज वेव्स इज गिवन बाय, इक्वेशन कैसे लिखते थे इनको, क्लास 12 में आप लोग पढ़ के आए, क्या लिखते थे, y1 बराबर A1 साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये मान लिया पहली इक्वेशन है। और y2 को क्या लिख सकते हैं, A2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई, और ये मान लिया हमारी दूसरी इक्वेशन है। और ये A1 और A2 क्या होते हैं, एम्पलीट्यूड होते हैं यहाँ पे। और इनको कैसे लिखते हैं, y1 बराबर A1 साइन ओमेगा टी और y2 बराबर A2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ऐसे लिखते हैं। अच्छा, आप लोग का एक क्वेश्चन होगा, और बहुत लोगों का क्वेश्चन होना भी चाहिए, कि भैया ये हम जो इक्वेशंस लिखते हैं ये साइन के फॉर्म में ही क्यों लिखते हैं, हम कभी टेन का तो इस्तेमाल नहीं करते, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में तो टेन भी आता है, कॉट भी आता है, सेक भी आता है, कोसेक भी आता है, उसका इस्तेमाल तो नहीं करते, सिर्फ साइन या कॉस का ही इस्तेमाल क्यों करते हैं। साइन और कॉस का इस्तेमाल करने का बेसिकली होता है, देखो आप लोग ग्राफ पढ़े होंगे साइन और कॉस का, इस तरीके से ग्राफ होता है। ठीक है, होता है कि नहीं होता। इसके अलावा देखोगे तो ये ग्राफ देखोगे कि वेव की फॉर्म का ग्राफ जा रहा है, ये कैसा होता है, साइनोसोडल होता है, साइनोसोडल, साइनोसोडल होता है, नहीं साइनोसोडल ग्राफ होता है ये, इसको हम कहते हैं। तो ये देखोगे कि वेव की फॉर्म में आपको दिख रहा है, एक वेव की फॉर्म में दिख रहा है, ये वेव की फॉर्म में दिख रहा है, इसीलिए हम साइन का इस्तेमाल करते हैं, टेन कॉट या सेक कोसेक का हम इस्तेमाल नहीं करते हैं वेव की इक्वेशन निकालने में। ठीक है, तो ये इसका पीछे का रीजन होता है। ठीक है, तो y1 बराबर क्या होगा, A1 साइन ओमेगा टी, और y2 बराबर हो जाएगा A2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। जहां पे फाई क्या होता है, वेयर जो आपका फाई क्या होता है, फाई को हम कहते हैं इज कॉल्ड फेज डिफरेंस। और ये फाई आपका क्या होता है बेटा, ये आपका फेज डिफरेंस होता है। यहाँ पे जो फाई डिनोट कर रहा है वो आपका फेज डिफरेंस को डिनोट कर रहा है। और आपका A1 और A2 किसको डिनोट कर रहे हैं, एम्पलीट्यूड को आपका डिनोट कर रहे हैं। तो यहां तक आप लोगों को कोई दिक्कत या कोई परेशानी, कोई तकलीफ नहीं आ रही होगी। ठीक है, अब इतना आप लोग पहले पॉज करके, नहीं एक साथ में पॉज करके नोट करवाऊंगा, अभी नहीं, अभी पहले पूरा डेरिवेशन आप समझ लीजिए, क्योंकि ये पूरा डेरिवेशन है, क्योंकि हमें आपका रिजल्टेंट इंटेंसिटी फाइंड करनी है सुपरइम्पोजिशन और दो वेव्स के लिए। तो हमने क्या माना, हमने माना कि हमारे पास दो तरंगे हैं या दो वेव्स हैं जिनका डिस्प्लेसमेंट है y1 और y2, माना उनका एम्पलीट्यूड आपका A1 और A2 है। इक्वेशन ऑफ इन वेव्स की इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं, y1 बराबर हम लिख सकते हैं A1 sin ओमेगा टी, y2 बराबर लिख सकते हैं A2 sin ओमेगा टी प्लस फाई, जहां पे फाई आपका फेज डिफरेंस होता है। तो यहां से आगे अब आप इसको कैसे प्रोसीड करेंगे, तो अब यहां से हम लगाएंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव, बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स से क्या हो जाएगा, आपका जो नेट डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो जाएगा, नेट डिस्प्लेसमेंट होता है y बराबर y1 प्लस y2। अब कितनी तरंगें मानी हमने, कितनी वेव्स मानी है, दो मानी है, तो जो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, y बराबर y1 प्लस y2 होगा। ठीक है, y बराबर y1 प्लस y2 होगा। तो एक सेकेंड रुकिएगा, यहाँ से y बराबर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से y बराबर हो जाएगा y1 प्लस y2, नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, कितनी वेव मानी हमने, दो वेव मानी है, तो y1 प्लस y2 उसका नेट डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो यहाँ से y बराबर क्या है आपका A1, y बराबर आपका क्या है y1, y बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से एक सेकंड द्वारा लिखते हैं इसको, y बराबर हो जाएगा y1 प्लस के y2। तो y बराबर क्या हो जाएगा, y1 की वैल्यू क्या है आपकी A1 साइन ओमेगा टी, A1 साइन ओमेगा टी लिख लिया। ठीक है, और y2 की वैल्यू क्या है A2, और क्या है साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो एक काम करो, अब इसको तो ऐसे ही रहने दो, y बराबर A1 साइन ओमेगा टी, तो ऐसे ही रहने दो। अब इसको क्या लिख सकते हैं, ये साइन A प्लस बी की फॉर्म है, साइन A प्लस बी की फॉर्म है, तो इसको क्या आइडेंटिटी लगा सकते हैं, साइन A कॉस बी
और साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, ठीक है, इस तरीके से आइडेंटिटीज में लगा सकते हैं। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं ए टू साइन ओमेगा टी, ए टू साइन ओमेगा टी कॉस फाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा साइन ए कॉस बी, प्लस ए टू कॉस ओमेगा टी प्लस साइन फाई, ठीक है, क्या हो गया साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। हमने क्या किया आइडेंटिटी लगा के इसको सॉल्व कर लिया है, क्या हो गया ए टू साइन ओमेगा टी मतलब साइन ए कॉस बी हो जाएगा, मतलब ए टू साइन ओमेगा टी कॉस फाई हो जाएगा, फिर ठीक है कॉस ए साइन बी मतलब ए टू कॉस ओमेगा टी और साइन फाई आपका हो जाएगा। यही आइडेंटिटी होती है, इसमें हमने खोल दिया। तो ए वन साइन ओमेगा टी प्लस ए टू साइन ओमेगा टी कॉस फाई प्लस ए टू कॉस ओमेगा टी साइन फाई आपका हो जाएगा। अब यहां से क्या करो, देखो आपको एक चीज देख रहे होगे, यहां से एक सेकेंड रुको, हाँ यहाँ से cos फाई देखो कॉमन इसमें आ रहा है आपका कॉमन, ठीक है, तो यहाँ से आपका हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से आप लोग का हो जाएगा y बराबर हो जाएगा साइन ओमेगा टी, कॉमन लिया हमने। अब देखो साइन ओमेगा टी कॉमन ले लो, देखो साइन ओमेगा टी आपका कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से हो जाएगा ए वन प्लस ए टू बचेगा, और क्या बचेगा आपका ए वन प्लस ए टू कॉस फाई बचेगा, ठीक है, और आपका क्या बचेगा प्लस ए टू और साइन फाई और कॉस ओमेगा टी, ये आप लोग का बचेगा। ये ठीक है, चलो ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 हो गई, ठीक है। हमने क्या किया है साइन ओमेगा टी दोनों में आ रहा है कॉमन, तो कॉमन ले लिया, तो यहाँ से क्या बचा ए वन प्लस ए टू कॉस फाई बचा, और वहां पर क्या बचा ए टू साइन फाई और कॉस ओमेगा टी, ये बचा हुआ सिंगल ऐसे का ऐसे ही, ठीक है। हमने क्या किया बेटा, हमने साइन ओमेगा टी दोनों टर्म में से आ रहा था कॉमन, उसको कॉमन लिया है, तो यहाँ से बचेगा ए वन, तो यहाँ से बचेगा ए टू कॉस फाई, यहाँ से क्या बचेगा प्लस ए टू साइन फाई कॉस ओमेगा टी, ऐसे का ऐसे ही हमने यहाँ पे लिखे रहने दिया है, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे हम, अब यहाँ से क्या करेंगे, अब देखो अब यहाँ से अब क्या करो, अब कंसीडरेशन करेंगे, अब यहाँ से कंसीडरेशन करेंगे, मान लेंगे कि जो ए वन प्लस ए टू आपका कॉस फाई है, ए वन प्लस ए टू कॉस फाई, इसको हम ए कॉस थीटा लिख दें, और आपका और जो ए टू साइन फाई है उसको हम ए साइन थीटा कंसीडर करेंगे। ये मान लिया हमारी इक्वेशन नंबर 4 है, ये हमारी इक्वेशन नंबर 5 है। हमने क्या किया है, जो ब्रैकेट में आपका ए वन प्लस ए टू कॉस फाई है उसको ए कॉस थीटा मान लिया है, और जो ए टू साइन फाई है उसको हमने क्या माने, जो ये वाला टर्म है ए टू साइन फाई वाला, इसको हमने क्या मान लिया ए साइन थीटा कंसीडर कर लिया। ये हमारी इक्वेशन नंबर 4 और 5 होगी। तो यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 क्या आ जाएगा आपका, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 आपका यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे भाई, वहां से आ जाएगा y बराबर, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ए सॉरी यहाँ से हो जाएगा आपका साइन ओमेगा टी ए कॉस थीटा, ठीक है, प्लस ए साइन थीटा, और क्या बचेगा आपका कॉस ओमेगा टी, यही तो बचेगा। अब हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर 4 और 5 का इस्तेमाल किया इक्वेशन नंबर 3 में, तो यहाँ से आपका क्या बचेगा, यहाँ से आपका बचेगा y बराबर ये साइन ओमेगा टी, ये तो है ही है, और इसकी जगह क्या माना था हमने, ए कॉस थीटा माना था, ए कॉस थीटा हो गया, ये ए टू तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। यहाँ से हमने क्या माना था, ए टू साइन फाई को क्या माना था ए साइन थीटा, तो यहाँ से बचा ए साइन थीटा कॉस ओमेगा टी, ठीक है। अब ये देखो किसकी आइडेंटिटी बन गई, साइन ए कॉस बी और कॉस ए साइन बी की आइडेंटिटी बन गई, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ तक, साइन ए कॉस बी और कॉस ए साइन बी की आइडेंटिटी बन गई। अब आइडेंटिटी बन गई तो हम इसको डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं y बराबर ए साइन ओमेगा टी और प्लस फाई लिख सकते हैं, साइन ए प्लस बी की आइडेंटिटी में इसको लिख सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा ये, ठीक है। यहाँ तक ये आपका आ गया है निकल के, ठीक है, ये आपका निकल के आ गया है। और यहाँ पे जो ए है, देखो जो वेव की इक्वेशन होती थी हमने जो कंसीडर करते थे, यहाँ क्या होता था, एम्पलीट्यूड ही तो कंसीडर करते थे, तो यहाँ से जो वेव की इक्वेशन निकल के आई है वो क्या निकल के आई है, वो निकल के आई है ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई निकल के आई है, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई निकल के आई है। तो यहाँ पे ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे ए रिप्रेजेंट करता है बेटा आपका एम्पलीट्यूड को, ए यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट करता है आपके एम्पलीट्यूड को, वेयर ए इज एम्पलीट्यूड, वेयर ए इज एम्पलीट्यूड, यहाँ पे ए क्या होगा आपका एम्पलीट्यूड होगा। बट एक दिक्कत है, आपका एग्जामिनर कहेगा कि ये तो आपने कंसीडरेशन करके निकाला है ना, ये तो आपने मान लिया है, ये तो एम्पलीट्यूड ठीक है आपने निकाला, वो कहेगा लेकिन ये तो आपने कंसीडर करके निकाला है, हमको ये दिखाइए कि एम्पलीट्यूड होता क्या, उसकी वैल्यू फाइंड करिए। ये तो आपने बोल दिया कि हाँ एम्पलीट्यूड होता है, चलिए ठीक है, क्योंकि आपने कंसीडर किया है, ठीक है। तो अब एम्पलीट्यूड को हम फाइंड करेंगे, ठीक है।
अब एम्पलीट्यूड की हम वैल्यू फाइंड करेंगे। अब हम क्या करेंगे, एम्पलीट्यूड की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो अब क्या करेंगे, जो आपकी इक्वेशन नंबर 4 है प्लस 5, इन दोनों का स्क्वायर करो। तो लिखोगे स्क्वायर इक्वेशन नंबर 4 का स्क्वायर प्लस कर देंगे इक्वेशन नंबर 5 का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 4 का स्क्वायर हमने क्या किया, ये इक्वेशन नंबर 4 है और इक्वेशन नंबर 5 है, इन दोनों का स्क्वायर करके प्लस कर देंगे। ठीक है, ठीक है। तो यहां से ये हो जाएगा a1 प्लस a2 कॉस फाइव, a1 प्लस a2 कॉस फाइव का होल स्क्वायर प्लस a2 साइन फाइव का, a2 साइन फाइव का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, a1 प्लस a2 कॉस फाइव का होल स्क्वायर प्लस a2 साइन फाइव का होल स्क्वायर, और बराबर किसके हो जाएगा, बराबर आपके हो जाएगा, बराबर आपके हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ये हो जाएगा, इसके स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इसके स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, क्योंकि हम ए स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, यही तो एम्पलीट्यूड है, और उसका अंडर रूट ले लेंगे तो वही एम्पलीट्यूड आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर 4 का स्क्वायर किया प्लस इक्वेशन नंबर 5 का स्क्वायर किया। तो इक्वेशन नंबर 4 का होल स्क्वायर करेंगे तो a1 प्लस a2 cos फाइव का होल स्क्वायर प्लस a2 sin फाइव का होल स्क्वायर बराबर किसका आ जाएगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहां तक किसी को कोई परेशानी, कोई तकलीफ, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब क्या करो, इसका होल स्क्वायर खोलो तो ये हो जाएगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर कॉस फाइव का स्क्वायर, कॉस स्क्वायर फाइव, सॉरी कॉस स्क्वायर फाइव आपका हो जाएगा प्लस 2a1 a2 कॉस फाइव हो जाएगा प्लस आपका बचेगा a2, ठीक है, a2 स्क्वायर और साइन फाइव का साइन स्क्वायर फाइव, a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव बचेगा। और यहाँ से क्या करो, ए स्क्वायर कॉमन ले लो, दोनों टर्म्स में देखो ए स्क्वायर आ रहा है, कॉमन लिया तो यहाँ से बचेगा कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव। ठीक है, यही तो बचेगा, कॉस स्क्वायर प्लस फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव आपका बचेगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, यहाँ फाइव है, अरे सॉरी यहाँ पे थीटा है। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा का स्क्वायर होगा ना, तो यहाँ पे फाइव की जगह थीटा करो, ये हमने थीटा माना था, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली नहीं, फाइव भी करके कर सकते थे, लेकिन थीटा मान लोगे क्योंकि फाइव ऑलरेडी यहाँ पे चल रहा है ना, तो फिर दिक्कत आएगी। तो यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये बच्चे को पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आपका 1 होता है, फिर भी नहीं पता तो हम लिख देते हैं, सिंस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है मेरे भाई। यही होती है, यही होती है कि नहीं होती है, यही होती है, हाँ भैया यही होती है आपकी। तो यहाँ से क्या करो, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, ठीक है, ये और इसको लिख सकते हैं a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ से हो जाएगा कॉस स्क्वायर फाइव बचेगा और प्लस साइन स्क्वायर फाइव बचेगा, और यहाँ से आपका क्या बचेगा, प्लस 2a1 a2 कॉस फाइव बचेगा, और ये क्या बचेगा, ए स्क्वायर बचेगा। हमने क्या किया, a1 स्क्वायर, और यहाँ से क्या किया, a2 स्क्वायर वाली जो टर्म में से ये a2 देखो यहाँ से कॉमन आ रहा है, a2 स्क्वायर, तो मैंने क्या किया, a1 स्क्वायर ऐसे रहने दे, a2 स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ से क्या बचा, कॉस स्क्वायर फाइव, और यहाँ से क्या बचा, साइन स्क्वायर फाइव। ठीक है, प्लस क्या क्या बचा आपका 2a1 a2 और कॉस फाइव, और वहां पर क्या बचा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे ही कॉस स्क्वायर फाइव और साइन स्क्वायर फाइव भी ले लो, कोई दिक्कत हो रही है, कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव भी क्या हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, यहाँ पे ये भी 1 आपका हो जाएगा। तो यहाँ से आपका क्या बचेगा, यहाँ से जो ए स्क्वायर की वैल्यू है इसको ऐसे लिख लो, ए स्क्वायर की वैल्यू क्या बचेगी, वो बचेगी a1 स्क्वायर, ठीक है, प्लस का a2 स्क्वायर, और ये वैल्यू तो 1 हो गई, प्लस 2a1 a2 कॉस फाइव। ठीक है, ये आपका एम्पलीट्यूड बेटा निकल के आ गया। ठीक है, ये आपका एम्पलीट्यूड निकल के आ गया। देखो a1 स्क्वायर बचा प्लस a2 स्क्वायर बचा, इसकी वैल्यू 1 हो गई, क्या बचा 2a1 a2 cos फाइव। ठीक है, यही बन गया, ये आपका एम्पलीट्यूड का स्क्वायर आ गया, ए का स्क्वायर आ गया। अब अंडर रूट ले लोगे तो वो एम्पलीट्यूड निकल जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन वो आपको लेके नहीं दिखाना है क्योंकि आपकी बुक में यहाँ तक ही है, बाकी आप लेना चाहो तो ले सकते, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ तक आप लोग शो करेंगे। ठीक है, इसमें अब इसमें कई सारे केसेस बनते हैं, अब वो केसेस हमको पढ़ने हैं। ठीक है, अब कई सारे इसमें केसेस बनते हैं, अब वो केसेस को हम एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, अब पढ़ते हैं, अब जानते हैं, वी नो दैट। अब देखो तो स्पेशल केसेस पढ़ लेते हैं, एक अलग से हेडिंग डाल लेते हैं यहाँ पे, स्पेशल केसेस, इसके अंदर स्पेशल केसेस बनते हैं, वो भी पढ़ लेते हैं हम लोग, स्पेशल केसेस, स्पेशल केसेस। अब ये स्पेशल केसेस कहाँ हैं, देखो स्पेशल केसेस कोई अलग नहीं है, यहीं से बन के आए हैं। देखो cos फाइव की वैल्यू, cos फाइव की वैल्यू देखो, अब
ये जो आपका एम्पलीट्यूड डिपेंड करेगा वो cos फाई की वैल्यू पर डिपेंड करेगा, क्योंकि a1 a2 ये सब कांस्टेंट है। जो डिपेंड करेगा वो cos फाई की वैल्यू पर डिपेंड करेगा। अच्छा, cos मैक्सिमम कहाँ होता है, cos मिनिमम कहाँ होता है, ये बताओ। cos आपका मैक्सिमम आपका बेटा कहाँ होता है, वो 1 पे होता है, और मिनिमम क्या होता है, -1 पे। अरे यार cos का ग्राफ ऐसे तो चलता है 1 से -1, 1 से -1, यही तो रेंज होती है। cos की रेंज क्या होती है, 1 से -1 होता है। तो जो आपका फाई मैक्सिमम कब होगा और मिनिमम कब होगा, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम मिनिमम, तो वही अब पढ़ेंगे, ठीक है। तो cos मैक्सिमम कब कब होता है आपका, 1 पे होता है, और मिनिमम कब होता है बेटा आपका, -1 पे होता है, ठीक है। तो यहां से लिखोगे वी नो दैट, यहां से आप लोग क्या लिखोगे, स्पेशल केसेस पढ़े थे, हाँ। तो वी नो, अब वी नो इंटेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल होती है, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर। अब जैसा कि आप जानते हैं इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करती है, आपके एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है, और हम फाइंड क्या कर रहे हैं, रिजल्टेंट इंटेंसिटी का डेरिवेशन ही तो हमारी हेडिंग बोली है, और वही हमको लेके चल रहे हैं। तो अब एक बात जान लो, या याद कर लो, रट लो, कुछ भी समझ लो या समझ लो, समझने के लिए वैसे होता है। ये इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करती है, आपके एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पे डिपेंड करती है। इंटेंसिटी बेसिकली होती क्या, तीव्रता होती है, मतलब कितनी तेजी से, कितना इंटेंस है वो वेव आपका, ये किस पे डिपेंड करेगा, ये एम्पलीट्यूड पे तो डिपेंड करेगा कि वेव आपका कितना इंटेंस है, कितना तीव्र है, तो वो किस पे डिपेंड करेगा, एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। इंटेंसिटी आपका किस पे डिपेंड करता है बेटा, आपका एम्पलीट्यूड पे आपका इंटेंसिटी डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहां से हम कह सकते हैं इंटेंसिटी, इंटेंसिटी आई बराबर आपका क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी आई बराबर हो जाएगा एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के, ठीक है। इंटेंसिटी आई बराबर क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। अब इंटेंसिटी आई क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 और cos फाई। अब यहां से स्पेशल केसेस हमारे शुरू होंगे। अब हमने इंटेंसिटी भी फाइंड कर ली बेटा, अब यहां से हमने क्या किया, इंटेंसिटी फाइंड कर ली, ठीक है। तो अब स्पेशल केसेस यहां से ना लिखो, अब आप लोग यहां से लिखो स्पेशल केसेस। अब यहां से स्पेशल केसेस शुरू होंगे, ठीक है। दो स्पेशल केसेस हमारे यहाँ से शुरू होंगे, ठीक है, दो स्पेशल केसेस हमारे यहाँ से शुरू होंगे, ठीक है। तो इंटेंसिटी हमने फाइंड कर ली, और यही हमको रिजल्टेंट इंटेंसिटी आपकी निकालनी थी, यही आपकी हमारे को रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालनी थी। तो ये हमने हेडिंग देखो, ये हेडिंग भी हमारी क्या थी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, और ये हमने इंटेंसिटी आपकी फाइंड कर ली। अब यहाँ से हम दो केसेस पढ़ेंगे, दो केसेस हम आपके पढ़ेंगे, और यहाँ से उन केसेस को हम बताते हैं आपको एक एक करके। तो तब तक आप लोग इसको यहाँ से स्टार्टिंग से पहले पॉज करके नोट कर लो, ठीक है। यहाँ से आप लोग इसको पॉज करके नोट करिए, फिर आगे की बात हम लोग करते हैं। हाँ, तो आपने ये पॉज करके नोट कर लिया, आप लोगों ने ये पॉज करके नोट करिया, ठीक है। इसको पॉज करके नोट करो, स्लाइड को पॉज करके नोट करो, ठीक है। स्लाइड को पॉज करके नोट हो गया, अब इसको पॉज करके नोट कर लो। इसको पॉज करके नोट करो, हो गया, हो गया, इसको पॉज करके नोट कर लिया। चलो इसको पॉज करके नोट करो, इसको पॉज करके नोट कर लो, इसको भी पॉज करके नोट करो, इसको भी पॉज करके नोट कर लिया। अब इसको यहां से समझ रहे हैं, ठीक है। अब इसको बाद में करना पॉज करके नोट, यहां तक आप लोगों ने पॉज करके नोट कर लिया होगा, ठीक है। चलो अब यहां से देखते हैं स्पेशल केसेस क्या थे। स्पेशल केसेस हैं, देखो, अब देखो, अब आई बराबर हमारा निकला a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई, ये निकला है। इसको हम मान लेते हैं हमारी स्टार इक्वेशन है ये, ठीक है। इक्वेशन नंबर स्टार मान लिया हमने, क्या माना, इक्वेशन नंबर स्टार माना है। अब यहाँ से देखो, अब जानते हो फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी, पहला केस है केस नंबर 1, केस नंबर 1 क्या है, फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी की बात करते हैं। यहाँ किसकी बात करेंगे, मैक्सिमम इंटेंसिटी की बात करेंगे। और मैक्सिमम इंटेंसिटी बेटा कहाँ निकलेगी, क्योंकि cos फाई पे डिपेंड है, तो cos की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, ठीक है। cos की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, और मिनिमम वैल्यू ये -1 होती है, ये मिनिमम होती है और ये मैक्सिमम वैल्यू होती है, ठीक है। ये तो आप लोग को पता भी होगा, क्योंकि आप मैथ्स के स्टूडेंट है, फिजिक्स पढ़ने आए हैं, तो ये आपको पता होना ही चाहिए, ये मिनिमम वैल्यू है, ठीक है, ठीक है। अब cos फाई की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ से क्या सकते हैं, मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए दैट इज cos फाई की वैल्यू हमको क्या लेनी पड़ेगी, cos फाई की वैल्यू हमको 1 लेनी पड़ेगी। अब जब cos फाई की वैल्यू 1 लेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा आई बराबर क्या निकलेगा, 2a1 स्क्वायर
यहाँ से आपका आई बराबर क्या निकलेगा, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर और प्लस 2a1 और a2, क्योंकि cos फाई की वैल्यू आपकी 1 हो गई। यहाँ तक किसी को दिक्कत, क्या बचा हमारे पास, a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर 2a1 a2। अब इसको क्या लिख सकते हैं, a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं इसको, आई मैक्सिमम आप लोग का क्या निकला, आई मैक्स निकला a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आई मैक्स निकला। ठीक है, a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर है, ये आपका आई मैक्सिमम निकला। ठीक है, तो ये पहला केस हो गया, इसको भी पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर सेकंड केस हम आपको नेक्स्ट स्लाइड पे लिखाते हैं। ठीक है, इसको भी आप पॉज करके नोट कर लीजिए इस स्लाइड को। ठीक है, इस स्लाइड को भी आप लोग पॉज करके नोट करिए। ठीक है, हो गया। चलो केस नंबर 2 पढ़ते हैं। केस नंबर 2, केस नंबर 2 में क्या हो जाएगा, केस नंबर 2, केस नंबर 2 है आपका फॉर मिनिमम इंटेंसिटी, फॉर मिनिमम इंटेंसिटी। मिनिमम इंटेंसिटी के लिए आपके cos फाई की वैल्यू क्या लेंगे, दैट इज हमको cos फाई की वैल्यू हमको लेनी है -1। ठीक है, अब यहाँ से -1 रखोगे तो आई मिनिमम आप लोग का बेटा क्या निकलेगा, वो निकलेगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 और cos फाई की वैल्यू -1, तो ये क्या हो जाएगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा माइनस टाइम 2a1 और a2, और इसको क्या लिख सकते हैं a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं आई मिनिमम को। ये आपका आई मिनिमम है। तो ये हमारा केस नंबर 2 भी यहाँ पे आके कंप्लीट होता है। ये हमारा आके केस नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। ये मिनिमम इंटेंसिटी वाला केस भी हमारा आके यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो यहाँ तक आपको ये शो करना था अभी। ठीक है, अभी ये खत्म नहीं हुआ है, इसके बाद आपको इंटेंसिटी के ऊपर दो चीजें और हैं, इंटरफेरेंस की डेफिनेशन पूछी जा सकती है तो वो भी बता दे रहे हैं, और एक इसमें चीजें और बनती है वो भी हम आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग जैसे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड दिखाए पूछेगा तो यहाँ तक आप लोग डिराइव करके आएंगे, यहाँ तक आप लोग डिराइव करके आएंगे। ठीक है, यहाँ तक आप लोग डिराइव करके आएंगे। ठीक है, यहाँ तक आप लोग डिराइव करके आएंगे। अब चलते हैं, अब जैसा हमारे चैप्टर का नाम था इंटरफेरेंस, अब इंटरफेरेंस ऑफ लाइट होता क्या है, अब लगाएंगे हेडिंग आप लोग इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट आपका क्या होता है, अब आप लोग क्या पढ़ेंगे, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। क्या पढ़ेंगे, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो सबसे पहले इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को पढ़ने से पहले आप समझ लीजिए कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट होता क्या है। देखो, मान लिया हमारे पास ये दो तरंगे जा रही, मतलब दो वेव्स चल रही हैं, ये दो वेव्स है मान लो। ठीक है, ये इस तरीके से एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर रही हैं, एक दूसरे को इस तरीके से सुपर इम्पोज कर रही हैं। ये वेव्स क्या है, एक दूसरे को सुपर इम्पोज करें, माना हमने क्या है, हमारे पास दो वेव्स है और दोनों वेव्स एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर रही हैं। सुपर इम्पोजिशन मतलब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करने की कोशिश कर रही हैं। ठीक है, सुपर इम्पोजिशन मतलब जैसे मान लीजिए हमारे हैंड से एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, सुपर इम्पोज कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे दो तरंगे हैं, दो वेव्स है हमारे पास, और मान लिया एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर रही हैं। तो कुछ पॉइंट्स पे आपकी इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जहां पे आपकी इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, मान लीजिए ये पॉइंट है या मैक्सिमम इंटेंसिटी। कुछ ऐसे पॉइंट होंगे जहां पे आपकी इंटेंसिटी मिनिमम होगी। ठीक है, कुछ ऐसे पॉइंट है यहाँ पे मैक्सिमम होगी, कुछ ऐसे पॉइंट होंगे यहाँ पे मिनिमम होगी, कुछ मैक्सिमम होंगे, कुछ मिनिमम होंगे पॉइंट्स में इंटेंसिटी, और इसी फिनोमेना को आपको कहते हैं हम इंटरफेरेंस। मतलब वो पॉइंट्स जब दो वेव्स एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर रही होंगी तो कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे हमारे पास जहां पे आपकी इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे हमारे पास जहां पे आपकी इंटेंसिटी मिनिमम होगी। तो जो जहां पे आपकी इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी वेव्स की, उसको हम कहते हैं आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, या कह सकते हैं आपका केस ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी, या कह सकते हैं ब्राइट फ्रिंज बनेगी वहां पर। कैसी बनेगी, एकदम चमकीली फ्रिंज बनेगी। ठीक है, और जो आपका जहां जिस पॉइंट पे आपकी इंटेंसिटी कैसी होगी, मिनिमम होगी, वो केस आपका कैसा होगा, आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का केस होगा। डिस्ट्रक्टिव, और कह सकते हैं केस ऑफ मिनिमम इंटेंसिटी कह सकते हैं, और केस ऑफ आपका डार्क फ्रिंज का केस बनेगा। ठीक है, तो ये होता है। तो मतलब इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का तो वो फिनोमिना जहां पे किसी पॉइंट पे आपकी इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाए वेव की, जब एक दूसरे को ये सुपर इम्पोज कर रही हो, किसी पॉइंट पे आपको मिनिमम हो जाए, तो उसको हम कहते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। और जिस पॉइंट पे आपकी इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी उसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और जिस पॉइंट पे आपकी इंटेंसिटी मिनिमम होगी उस पॉइंट को बेटा हम क्या कहते हैं, आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या केस ऑफ डार्क फ्रिंज। ठीक है, ये सब कहते हैं। अभी हम लिखवा देते हैं
अब इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की डेफिनेशन आप लोग लिखेंगे प्यार से, वो लिख सकते हैं व्हेन टू और मोर वेव्स, व्हेन टू और मोर वेव्स, व्हेन टू और मोर वेव्स superimpose on each other, superimpose on each other, when two or more waves superimpose on each other, then intensity gets maximum at some points, gets maximum at some points, and maximum at some points, and gets minimum at some point, and gets minimum at some points. This phenomenon this phenomenon this phenomena is called as interference of light, और इसी फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है, द पॉइंट एट विच intensity gets maximum is called as constructive interference, interference। ठीक है, and the point at which intensity gets minimum is called as destructive interference। समझे बेटा क्या? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या होता है, जब दो या दो से ज्यादा तरंगे या दो से ज्यादा वेव एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर रही हो, तो कुछ पॉइंट पे आपकी इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, कुछ पॉइंट पे आपकी इंटेंसिटी मिनिमम होगी। ऐसे पॉइंट जहां पे आपकी इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी उसको हम कहते हैं आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, या केस ऑफ ब्राइट फ्रिंज, या केस ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी। और ऐसे पॉइंट जहां पे आपकी इंटेंसिटी मिनिमम होगी उसको हम कहते हैं आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, या केस ऑफ मिनिमम इंटेंसिटी, या कह सकते हैं डार्क फ्रिंज का केस। तो ये आपकी इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की डेफिनेशन है, इसको आप पॉज करके नोट कर लेंगे। ठीक है, यहां से आगे हम पार्ट डिफरेंस निकालेंगे अब दोनों के लिए इंटेंसिटी के फॉर्मूले के थ्रू। ठीक है, अब बात करते हैं आगे की, इसको आप पॉज करके पहले नोट करो, यहाँ पे आगे हमारा एक टॉपिक खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम कोहेरेंस बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो इसको आप पहले पॉज करके नोट करिए बेटा। पॉज करके नोट हो गया? पॉज करके नोट कर लिया, चले आगे चलो। अब बात करते हैं, देखो वी नो दैट, जैसा कि अब हम जानते हैं, अब इंटरफेरेंस की बात कर लें। तो जैसा कि हम जानते हैं वी नो दैट, हमारा इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या निकला था, वो निकला था A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई, यही निकला था। ठीक है, अब निकालेंगे फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी, मतलब वो पॉइंट निकालेंगे जहां पे मैक्सिमम इंटेंसिटी थी, फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी, या कह सकते हैं आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस लेस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करें तो मैक्सिमम कब होती है, यहाँ पे इंटेंसिटी मैक्सिमम कब होती है, जब आपकी cos फाई की वैल्यू क्या हो जाए, cos फाई की वैल्यू 1 हो जाए। इंटेंसिटी कब होती है, cos फाई की वैल्यू 1 हो जाए। आप कहोगे भैया आप पिछले डेरिवेशन में भी तो यही किए थे, cos फाई की वैल्यू किए थे, वहां से मैक्सिमम इंटेंसिटी निकाले थे। नहीं, यहाँ पे हम थोड़ा सा अलग करेंगे उससे। वो अलग क्या करेंगे, देखो अब cos की वैल्यू देखोगे, अब cos फाई की वैल्यू 1 कब होती है, cos फाई की वैल्यू 1 होती है आपकी 0 डिग्री पे। देखो cos फाई की वैल्यू आपकी 0 डिग्री पे 1 होती है, फिर ये पूरा घूमेगा 360 डिग्री, तो मतलब फिर कहाँ होगी आपकी 2 पाई पे होगी, फिर कहाँ होगी, फिर 4 पाई पे, फिर 6 पाई पे, फिर 8 पाई पे, ऐसे चलती रहेगी। ठीक है, cos फाई की वैल्यू देखो 1 कहाँ होती है, 0 डिग्री पे होती है, फिर पूरा सर्कल घूमेगी, फिर 360 मतलब 2 पाई पे होगी, फिर 4 पाई पे, 6 पाई पे, इस तरीके से होती है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, क्या यहाँ से इस तरीके से क्या लिख सकते हैं, एक सेकेंड रुकिएगा, यहां से क्या लिख सकते हैं, यहां से हम लिख सकते हैं cos फाई की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, cos फाई बराबर क्या लिख सकते हैं, cos का 2n पाई लिख सकते हैं। ठीक है, cos का 2n पाई लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से फाई की वैल्यू क्या निकल के आएगी, जब कंपेयर करोगे यहाँ से 2n पाई निकलेगी,
ठीक है, फाई की वैल्यू क्या निकलेगी बेटा, 2n पाई निकलेगी। और जहाँ पे n की वैल्यू क्या है आपकी 0 1 2 3 अप टू 7, देखो n बराबर 0 रखो तो क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, फिर n बराबर 1 रखोगे तो क्या आ जाएगा 2 पाई आ जाएगा। फिर n बराबर 2 रखोगे तो क्या आ जाएगा 4 पाई हो जाएगा। n बराबर 3 रखोगे 6 पाई आ जाएगा। तो इसी तरीके की तो वैल्यू निकलनी थी 0 डिग्री, ठीक है, फिर 2 पाई, फिर आपका क्या निकला था 4 पाई, फिर 6 पाई, तो यही निकलेगा। n बराबर 0 1 2 3 रखोगे तो यही चीज निकल रही होगी। ठीक है आपका, तो इस तरीके से ये आपका केस ऑफ आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया। अच्छा एक चीज और होता है यहाँ पे फेज डिफरेंस और निकालते हैं हम। अब फेज डिफरेंस क्या होता है, फेज डिफरेंस निकालते हैं। देखो फेज डिफरेंस बेसिकली होते हैं, मान लिया देखो मैं और तुम चल रहे हैं, ऐसे आप गए, हम थोड़ा ऐसे गए इस पॉइंट को लेके यहाँ से, तो ये हम दोनों के बीच का जो ये होगा, जो अंतर होगा, यही आपका क्या होता है फेज डिफरेंस आपका होता है। ठीक है, तो एक सेकंड आप रुकिए थोड़ा। हाँ, तो यहाँ से देखो फेज डिफरेंस आपका क्या होगा, देखो फेज डिफरेंस होता है, मान लो ये आप गए 4 किलोमीटर, ठीक है, मैं यहाँ से गया आपका मान लीजिए 4.5 किलोमीटर गया, तो ये हमारा जो 0.5 किलोमीटर 500 मीटर का जो 0.5 का मतलब 0.5 का जो है कह सकते हो 500 मीटर का जो है, यही हमारा क्या फेज डिफरेंस होता है। ऐसे वेव्स के अंदर भी फेज डिफरेंस आपको देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो यहाँ से फेज डिफरेंस का फॉर्मूला होता है, वो आप लोग पढ़े भी होंगे, नहीं पढ़े तो फिर भी मैं आपको लिखा दे रहा हूँ। वो फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है आपका फेज डिफरेंस बराबर होता है आपका 2 पाई बाई लेमडा। फेज डिफरेंस आपका होता है, फेज डिफरेंस होता है आपका 2 पाई बाई लेमडा इंटू पाथ डिफरेंस। ये आपका 2 पाई बाई लेमडा इंटू पाथ डिफरेंस होता है। ठीक है, 2 पाई बाई लेमडा इंटू पाथ डिफरेंस, ये फेज डिफरेंस होता है। और पाथ डिफरेंस वही होता है जो मैंने आपको बताया था, वो सॉरी मैंने गलत बता दिया था, वो फेज डिफरेंस नहीं होता, वो आपका फेज डिफरेंस तो हम निकालते हैं ना इसके थ्रू। पाथ डिफरेंस क्या होता है, मान लीजिए आप चले, ये आपके चले मान लीजिए 4 किलोमीटर के आसपास, और ये हम चले 4.5 किलोमीटर, ये हमारा जो 500 मीटर का जो वो है, वही आपका क्या होता है पाथ डिफरेंस होता है। फेज डिफरेंस सीधा सीधा आप फॉर्मूला याद कर लीजिए कि फेज डिफरेंस बराबर होता है 2 पाई बाई लेमडा इंटू पाथ डिफरेंस। तो ये होता है 2 पाई बाई लेमडा इंटू 2 पाई बाई लेमडा, 2 पाई बाई, एक सेकंड रुकिए, हाँ, तो ये होता है आपका, ये होता है 2 पाई बाई लेमडा इंटू पाथ डिफरेंस होता है। ये होता है आपका फेज डिफरेंस 2 पाई बाई लेमडा इंटू 2 पाई बाई लेमडा इंटू पाथ डिफरेंस होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 n पाई बराबर क्या हो जाएगा 2 पाई बाई लेमडा इंटू पाथ डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। यहाँ से क्या करेगा, देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से 2 से 2 और पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा, लेमडा को उधर मल्टीप्लाई करा दो, तो यहाँ से बचेगा एन लेमडा बराबर, एन लेमडा बराबर क्या हो जाएगा पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस क्या निकला एन लेमडा। ठीक है, पाथ डिफरेंस क्या निकला आपका एन लेमडा निकला। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में पाथ डिफरेंस आपका क्या निकला एन लेमडा आपका निकला। ठीक है, मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। देखो क्या हुआ, देखो cos फाई की वैल्यू कहाँ होती है, तो 0 डिग्री पे 1 होती है आपकी, फिर आपकी 2 पाई पे होती है, फिर 4 पाई पे 6 पाई, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2n पाई लिख सकते हैं। यहाँ पे n की वैल्यू 0 1 2 3 रखोगे तो वही सारी वैल्यूज आपको मिलते हुए आएंगी। अच्छा, आपका फेज डिफरेंस क्या होता है, पाई 2 पाई बाई लेमडा इंटू पाथ डिफरेंस होता है। तो हमारा फेज डिफरेंस क्या है, ये फाई क्या था, हमने स्टार्टिंग में जब हमने डेरिवेशन आपका किया था रिजल्टेंट वैल्यू को एम्पलीट्यूड का, वहां पर फाई क्या था फेज डिफरेंस होता था। अब ये फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा आपका 2n पाई बराबर क्या आ जाएगा 2 पाई बाई लेमडा इंटू पार्ट डिफरेंस। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया। अब लेमडा को इधर मल्टीप्लाई कराए तो क्या हो जाएगा एन लेमडा बराबर क्या आ जाएगा पार्ट डिफरेंस। तो यही कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में हमको निकालना था। ठीक है, अब मिनिमम इंटेंसिटी का, फॉर मिनिमम इंटेंसिटी की बात करें, फॉर मिनिमम इंटेंसिटी की बात करें, फॉर मिनिमम, अब दूसरा केस की बात करें, फॉर मिनिमम इंटेंसिटी की बात करें, और चाहे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करें, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करें। ठीक है, और बात करें मिनिमम इंटेंसिटी या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करें। अब देखो मिनिमम में क्या होता है, cos फाई की वैल्यू क्या होती है -1 होती है। cos फाई की वैल्यू क्या होती है -1 होती है। अब cos फाई की वैल्यू -1 कहाँ कहाँ होगी, देखो ये मान लो cos फाई की वैल्यू -1 कहाँ कहाँ होती है आपकी। cos फाई की वैल्यू जो आपकी -1 होती है, एक तो पाई पे होती है, फिर ऐसे 3 पाई पे होगी और 5 पाई, ऐसे ही आपका 7 पाई, और ऐसे चलता जाएगा। cos फाई की वैल्यू -1 कहाँ होती है, तो पाई पे होती है, फिर 3 पाई पे होती है, फिर 5 पाई पे होती है, 7 पाई पे होती है, इस तरीके से होती है। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग लिख सकते हैं, देखो इसको 2 तरीके से लिखा जा सकता है, मैं दोनों तरीके आपको बता दे रहा हूँ, और एक तरीके से मैं आपको निकाल के दिखा दूंगा पार्ट डिफरेंस। देखो बुकों में 2 तरीके से दिया जाता है, तो या तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं cos फाई बराबर क्या लिख सकते हैं cos का 2n+1 इंटू पाई लिख सकते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं cos फाई बराबर cos का 2n-1 इंटू पाई। अच्छा देखो
इसको हम दोनों तरीके से लिख सकते हैं। देखो कई सारी बुकों में cos 2n + 1 इंटू पाई मान के कराया जाता है, और कई सारी बुक ऑथर्स की बुक में 2n - 1 इंटू पाई करके भी कराया जाता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ अंतर एक चीज होता है, यहाँ जब n मानोगे आप बेटा, तो यहाँ से फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से फाई की वैल्यू आ जाएगी 2n + 1 इंटू पाई, और यहाँ से फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी 2n - 1 इंटू पाई। अच्छा, एग्जाम में आपको सिर्फ एक ही तरीके से करके दिखाना है, चाहे तो 2n + 1 इंटू पाई वाले फॉर्मूले से करके दिखाना, चाहे 2n - 1 वाई से फॉर्मुलेशन से करके दिखाना। ठीक है, मैं आपको दोनों इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं एज अ टीचर मैं आपको दोनों ही बताऊंगा, क्योंकि आपके बुकों में हर तरीके से दिया जाता है। कोई बच्चा कहेगा सर ने वो नहीं कराया है, गलत करा दिया ना, तो हमको हर चीज देखनी होती है। तो यहाँ से फाई की वैल्यू 2n + 1 पाई आएगी, यहाँ से 2n - 1 पाई आएगी। अच्छा, यहाँ अंतर क्या आता है, यहाँ पे n की वैल्यू में अंतर आता है। यहाँ पे जब मानोगे तो n की वैल्यू 0 1 2 3 यहाँ से ऐसे रखनी पड़ेगी, और यहाँ जब n की वैल्यू मानोगे तो वो 1 2 3 अप टू 1। यहाँ जो अगर इसको मान के कर रहे हो तो बस एग्जामिनेशन में आप शो कर देना, यहाँ से आपके n की वैल्यू कहाँ से शुरू हो रही है, 0 1 2 3 दोनों सही है। और जब एग्जामिनेशन में अगर इसको शुरू करो तो यहाँ से n की वैल्यू 1 2 3 1 से स्टार्ट करोगे, यहाँ पे जब स्टार्ट करोगे 0 से स्टार्ट करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 0 रखोगे तो क्या आ जाएगा, 2 × 0 + 1 इंटू पाई, तो मतलब पाई आ जाएगा। और यहाँ पे जब 1 रखोगे तो क्या आ जाएगा, 2 × 1 - 1 क्या हो जाएगा जी, ठीक है, इंटू पाई बचेगा आपका। 2 × 1 मतलब 2 और -1 क्या हो जाएगा, पाई आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे होता है। ठीक है, तो हम इसके थ्रू करके आपको दिखा दे रहे हैं, बाकी इसके थ्रू आप करके कर सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। आप एग्जामिनेशन इसके थ्रू करिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहां से कह सकते हो नाउ फेज डिफरेंस क्या होता है आपका, नाउ फेज डिफरेंस होता है आपका 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस होता है। ठीक है, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस होता है। यहाँ से फाई क्या हो जाए, फाई की वैल्यू क्या निकली थी आपकी, हम इसको 2n + 1 और इंटू पाई 2n + 1 पाई, यही तो निकला था। हाँ, 2n + 1 पाई बराबर क्या लिख सकते हैं, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अब यहाँ से देखोगे तो सिर्फ पाई से पाई ही कैंसिल हो रहा है, बाकी सब बचा हुआ है। तो यहाँ से पाथ डिफरेंस की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, यहाँ से पाथ डिफरेंस लिख सकते हैं, पाथ डिफरेंस ले सकते हैं। इसको इधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, इसको इधर भेजोगे तो आपका आ जाएगा 2n + 1 और इंटू λ/2 हो जाएगा, 2n + 1 इंटू λ/2 आपका हो जाएगा। अगर देखो माइनस वाले केस के हिसाब से करोगे तो वहां पे क्या आ जाएगा, 2n - 1 इंटू λ/2 आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर इस केस के हिसाब से करोगे तो यहाँ से आ जाएगा 2n - 1 और λ/2 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये लैम्डा है, ठीक है, ये लैम्डा है, इसको सही से लिख दो, ये λ/2। ठीक है, बस यहाँ पे डिफरेंस क्या करना होगा, यहाँ पे जब दिखाएंगे आप 0 से दिखाएंगे इनके वैल्यू, यहाँ इसको करके दिखाएंगे तो यहाँ पे 1 से दिखाएंगे। ठीक है, यहाँ तक आपका ये जो पहला पार्ट है सिलेबस का, मतलब पहला जो टॉपिक है सिलेबस का, वो आपका यहाँ पे आके बेटा खत्म होता है। और कल हम जो मतलब कल क्या, अभी जो हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आपको, तब हम पढ़ाएंगे आपको कोहेरेंस क्या होता है। और कोहेरेंस के दो प्रकार होते हैं, आपका टेम्पोरल कोहेरेंस और स्पेशल कोहेरेंस, दोनों आपके सिलेबस में हम दोनों पढ़ाएंगे। तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा कि इंटरफेरेंस मतलब बेसिक सिलेबस का डिस्कशन किया, फिर हमने क्या पढ़ा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स पढ़ा, फिर उसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कैसे निकालते हैं वो पढ़ा, फिर उसकी इंटेंसिटी कैसे निकालते हैं वो पढ़ा, फिर दोनों के केस पढ़े, मैक्सिमम मिनिमम इंटेंसिटी के केस में क्या होता है, फिर उसके बाद हमने पार्ट डिफरेंस निकाल के भी दिखा दिया, इंटरफेरेंस क्या होता है वो भी बता दिया, और कंस्ट्रक्टिव डिफरेंस में पार्ट डिफरेंस कैसे निकालते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में पार्ट डिफरेंस कैसे निकालते हैं वो भी बता दिया। तो यहाँ तक हम पहली क्लास में कर चुके हैं, और नेक्स्ट क्लास में बेटा हम जब भी मिलेंगे तब आपको पढ़ाएंगे कोहेरेंस के बारे में। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर लेक्चर, और होपफुली आपको सब चीजें बकायदा पूरा डेरिवेशन लाइन टू लाइन क्लियर हुआ होगा, और आपको कोई दिक्कत नहीं हो, फिर भी आपको कोई डाउट होता है आप अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप है पोस्ट कर सकते हैं, हम जब फ्री होंगे तब आपको आंसर दे देंगे। तो आपको पढ़ा के बहुत अच्छा लगा हमको, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर लेक्चर, और एली अपडेट की फैमिली से जुड़ने के लिए धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच।